तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हाई स्कूल टॉपर्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर दिया था। उसकी 2 वीडियोस मैं पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। और आपका काम है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जितने बच्चे उनको शेयर करना है, और साथ ही साथ पिछली 2 वीडियोज़ को पहले देख कर आना है, क्योंकि उसके आगे का कंटेंट है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमें पढ़ना क्या है बच्चा। तो आज हमें पढ़ना है कि जर्मनी और इटली का एकीकरण। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के अगर मैं व्यूज को देखूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान क्या थी, यानी कि ब्रिटेन बेटा सीधी सी बना कैसे था। ठीक है, हमें ये चीजें देखनी है। तो चलो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चा, हमारी कहानी बेटा शुरू होती है। ठीक है, हमारी कहानी यहाँ से बेटा शुरू होती है कि जर्मनी का एकीकरण हुआ कैसे। देखो समझना, तो जर्मनी की एकीकरण की बेटा जो प्रक्रिया थी वो बेटा शुरू हुई थी 1866 से और खत्म हुई थी 1871 तक। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ से याद कर लो कि 1866 से 1871 तक। ठीक है, यहां तक कि क्या है बेटा, आपके जर्मनी के एकीकरण की पूरी कहानी है। अब देखो कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो समझना कि 1848 में क्या होता है। देखो जैसे अगर तुम्हें याद होगा कि मैंने पिछला आपको एज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ाया था, क्रांति का युग पढ़ाया था, वो 1848 में ही खत्म हुआ था। उसी का की कहानी है। ठीक है, देखो मध्यम वर्गीय जितने भी बेटा जर्मन लोग थे, उन्होंने सन 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद के माध्यम से, फ्रैंकफर्ट संसद के माध्यम से क्या किया था, निर्वाचित संसद द्वारा शासित जितने भी वहां पे राष्ट्रराज लोग थे उन सभी के एक राष्ट्र बनाने की बेटा कोशिश उन्होंने करी थी। लेकिन क्या होता है बेटा, हालांकि इस प्रयास को राजशाही और फौजी ताकतों द्वारा बड़े भूस्वामियों, जिसे जंकर्स के नाम से भी जाना जाता है, उनके समर्थन से दबा दिया गया। यानी कि उनका समर्थन लेकर उनको दबा दिया गया और ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं पे कहानी खत्म होती है। देखो होता क्या है कि प्रशा के नेतृत्व में और बिस्मार्क की भूमिका अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या है, इसके बाद एकीकरण का जो नेतृत्व था वो किसने ले लिया, तो वो बेटा आपके प्रूशिया के राजा ने ले लिया। ठीक है, प्रशा के राजा ने ले लिया। प्रशा के मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम था बेटा ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, इस नाम को अच्छे से आप याद रखिएगा। क्या नाम है बेटा, ऑटो वन बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आगे बहुत सा जगहों पे अभी आपको सुनने मिलेगा। ऑटो वन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि प्रूशिया के मंत्री थे। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने प्रशा की सेना नौकरशाहियों की वहां की मदद ली और साथ ही साथ कौन सी नीति अपनाई थी, तो रक्त और लौह की नीति, यानी कि ब्लड और आयरन की नीति इन्होंने अपनाई थी। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन 1 नंबर में कहीं कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो ऑटो वन बिस्मार्क थे उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, तो आपको बताना है कि उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आगे है बेटा कि जब इन्होंने रक्त और लॉ की नीति अपना ली, ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने कई युद्ध लड़े। कैसे युद्ध लड़े, तो अगर आपको इन शॉर्ट में याद करना है तो आप याद कर सकते हो FAD। ठीक है, F इज फॉर फ्रांस, A ऑस्ट्रिया, D फॉर डेनमार्क। ठीक है, तो देखो 7 वर्षों के दौरान कितने सालों की लड़ाई हुई थी बेटा, आपको याद रखना है 7 ईयर्स। 7 सालों की इन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिसमें 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ ये युद्ध हुए हैं। तीनों युद्धों में प्रशा की बेटा जीत हुई है और एकीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो गई है। जब एकीकरण बेटा हो जाता है तो जो भी प्रशा के राजा रहते हैं, देखो 18 जनवरी सन 1871 में, डेट बेटा याद रख लेना, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में, वर्साय के महल में बेहद ठंडे शीश महल में, कहाँ पे बेटा, शीश महल में क्या होता है, एक समारोह आयोजित किया जाता है जहां पे प्रशा के राजा, देखो अब राजा का क्या नाम है बेटा, विलियम प्रथम। क्या नाम है, विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का नया सम्राट घोषित कर दिया जाता है। अब देखो अगर आपको इसको शॉर्ट में याद करना है तो देखो आप कैसे कर सकते हो। आपको याद रखना है कि FAD ने क्या किया था बेटा, यानी कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क ने क्या किया था कि कब्जा कर रखा था जर्मनी पे। अब इसमें क्या होता है बेटा, आपके जो प्रशा के राजा हैं, ठीक है, यानी कि विलियम जो प्रथम है, वो अपने मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को बोलते हैं कि आप जाइए एकीकृत करके आइए। ठीक है, जिसके लिए प्रक्रिया बेटा शुरू होती है। 7 ईयर्स, 7 सालों की लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, 7 ईयर्स की लड़ाई लड़ी जाती है और एट द लास्ट क्या होता है कि 18 जनवरी 1871 को क्या होता है, इनको स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जर्मनी का जो एकीकरण है वो पूरी तरह से पूरा हो जाता है बेटा। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये छोटा सा आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो, आप इसको एक बार देख सकते हो, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझाई दी हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आपके इटली का जन्म, इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण को तो हमने पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। चलो
देखो बच्चा, इटली का बेटा जो एकीकरण था वो भी कब से कब तक शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1859 से लेके 1870 तक। कब तक हुआ था? 1859 से, रिपीट करो मेरे साथ, 1859 से लेकर 1870 तक। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, विखंडन की स्थिति। विखंडन की स्थिति देखो कब आती है, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था बेटा? 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, इनमें से केवल सर्डेनिया पिडमोंट ही एक ऐसा राज्य था जिसमें इतालवी राजघराने का शासन था। इतालवी राजघराने का मतलब इटली के खुद के वहां का जो राज्य शासन था वो वहां पे चल रहा था। ठीक है, उत्तर में ऑस्ट्रिया हंसबर्ग, मध्य में पोप और दक्षिण में स्पेन के बुर्बो राजवंश का अधिकार हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ पे याद रखना 3 लोगों ने राज्य करा है। पहला है बेटा ऑस्ट्रिया हंसबर्ग, दूसरे हैं मध्य में पोप, और स्पेन में बुर्बो राजवंश का वहां पे राज था। ठीक है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे जोसेपे मैत्सनी, जोसेपे मैत्सनी बेटा अगर आपको याद हो, हम पहले भी जोसेपे मैत्सनी के बारे में पढ़े हैं, एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक एक सीक्रेट सोसाइटीज भी 2 बनाई थी। कोशिश करा था इन्होंने इटली को एकीकरण करने का, बट ये कर नहीं पाए थे। देखो याद रखिएगा कि 1830 के दशक में मैत्सनी ने यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक एक गुप्त संगठन बनाकर इटली को एकीकृत करने की, गणराज्य बनाने की कोशिश की थी। लेकिन सन 1831 से 1848 के विद्रोह में ये विफल रह गए और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, अब देखो आगे बढ़ते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो काउंट कैवोर की नीति की शुरुआत होती है। काउंट कैवोर कौन थे? तो ये भी बेटा मंत्री हैं। ठीक है, ये भी मंत्री हैं। कहाँ के मंत्री हैं? इटली के मंत्री हैं। देखो समझना, एकीकरण की जिम्मेदारी अब सर्डेनिया पिडमोंट के राजा विक्टर एनोमल द्वितीय पर आ गई। क्या नाम है? देखो सर्डेनिया पिडमोंट जगह का नाम है, इस चीज को याद रखिएगा, और विक्टर एनोमल सेकंड क्या नाम है? राजा का नाम है। अब थोड़ा सा पहले यहाँ पे देखो, आप समझ लो। देखो बेटा, अगर मैं ये ऊपर वाले की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस ऊपर वाले की अगर मैं बात करता हूं तो आप मान सकते हो यहाँ पे किसका कब्जा हो गया था? यहाँ पे कब्जा हो गया था ऑस्ट्रिया का। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का बेटा कब्जा हो गया था। अगर आप ये बीच वाले जगह की बात करो तो यहाँ पे मध्य में पोप का राज था। ठीक है, और सबसे नीचे वाले की अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे आपका फ्रांस का राज था। ठीक है, फ्रांस मतलब बुर्बो राजवंश का राज था। अब ये वाला बेटा जो आपको राज्य दिख रहा है ना, ये वाला जो आपको राज्य दिख रहा है, यहाँ पे ही अकेले इतलावी शासक रहते थे। इतलावी शासक, क्या नाम है इनका? इतलावी शासक का, जैसे यहाँ पे देखो बेटा क्या नाम है? सर्डेनिया पिडमोंट। सर्डेनिया पिडमोंट जगह का नाम है, राजा का क्या नाम है? विक्टर एनोमल सेकंड। क्या नाम है मेरे से? रिपीट करो, विक्टर एनोमल सेकंड। ठीक है, तो देखो ये सर्डेनिया आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, सर्डेनिया पिडमोंट, तो यहाँ के राजा थे विक्टर एनोमल सेकंड। ठीक है, विक्टर एनोमल सेकंड, ये यहाँ के राजा का नाम था। अब देखो होता क्या है बेटा कि विक्टर एनोमल सेकंड कहते हैं कि हम क्या करेंगे, अब हम, क्योंकि हम पूरा इटली हमारा है, हम वहाँ के राज्य शासक हैं, तो यहाँ सब पे हमारा राज्य होना चाहिए। ये 3 अलग अलग लोग क्यों राज कर रखे हैं? हम क्या करेंगे? एकीकृत करेंगे। ठीक है, जिसके लिए क्या करते हैं बेटा, ये अपने मंत्री को आदेश देते हैं, जिनका नाम होता है बेटा काउंट कैवोर। ठीक है, अपने मंत्री को क्या करते हैं? ये आदेश देते हैं, और ठीक है, अपने मंत्री को आदेश देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप जाइए एकीकृत करिए। अब कैसे एकीकृत करना है देखो समझना यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, आपके काउंट कैवोर जाते हैं, गैरीबॉल्डी का जन समर्थन है। गैरीबॉल्डी कौन थे? गैरीबॉल्डी बेटा वहाँ के एक जंकर्स की तरह थे, एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे जिनके पास खुद की प्राइवेट सेना थी। ठीक है, समझना, देखो जोसेपे गैरीबॉल्डी, पूरा नाम है जोसेपे मैत्सनी अलग है और गैरीबॉल्डी अलग है, कभी भी मिक्स मत करना इन्हें। ठीक है, जोसेपे गैरीबॉल्डी के नेतृत्व में हजारों सशस्त्र स्वयंसेवकों, स्वयंसेवकों का मतलब खुद की प्राइवेट सेना, ठीक है, 1807 में दक्षिण इटली के 2 स्लेशियों राज्य पर चढ़ाई कर दी। ठीक है, स्लेशियों राज्य पर क्या की दिया? चढ़ाई कर दी। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन से स्पेनिश शासकों को बाहर निकाल दिया। स्पेनिश शासकों को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो प्रक्रिया बेटा 1860 से शुरू हो गई। ठीक है, 1860 से शुरू हुई। 1860 से सबसे पहले ये आए तो इन्होंने किसको हराया बेटा? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। जब ऑस्ट्रिया बेटा हार गया, देखो अगला देखो क्या हुआ कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अंततः 1861 में, कब? 1861 में विक्टर एनोमल द्वितीय, विक्टर एनोमल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। सन 1870 में जब फ्रांसीसी सेनाओं को हट गई, जब 1870 में फ्रांसीसी सेना हट गई, तब रोम भी इटली का हिस्सा बन गया और प्रकार का एकीकरण हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखना, देखो सबसे पहले क्या होता है कि 1860 की देखो बात है। ठीक है, 1860 की बात है, और बात करते हैं 1859। ठीक है, देखिए होता क्या है बेटा कि 1859 में जब ये वापस आते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस वाले, ये वाला जो हिस्सा है ना आपका,
ये वाला जो आपका हिस्सा है, यहाँ पे बर्बन किंग ऑफ स्पेन का राज होता है। ठीक है, बर्बन किंग ऑफ स्पेन का राज होता है। जब काउंट कैवॉर आते हैं और जब बेटा सहायता लेते हैं तो वो अपने साथ फ्रांस की सेना लेकर आते हैं, और फ्रांस की सेना लेके आते हैं और स्पेन को बेटा हरा देते हैं। जब देखो बेटा, जब स्पेन हार जाता है उसके अगले ही साल वो क्या करते हैं, जोसेपे गैरिबॉल्डी की सहायता लेते हैं और किसको हरा देते हैं बेटा, ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं। ठीक है, जब बेटा वो ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं तो देखो दो राज्य तो इनके कब्जे में आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला इनके कब्जे में पहले से ही था, यानी कि ये वाले और इसी वाले के ये कब्जे में आ गए, यानी कि इन्होंने क्या कर लिया, इसको अपने पास कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया। अब बचा कौन, देखो बीच वाले बच गए। बीच वाले पे राज किसका था बेटा, बीच वाले पे राज था पोप का। अब बात करते हैं, भैया ये अजीब नहीं लग रहा है थोड़ा सा, ये पोप क्या होते हैं? तो देखो बेटा, जैसे हम अगर हम अपने भारत देश की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ मंदिर होते हैं, उस मंदिर में एक बहुत बड़े पंडित होते हैं जिसे हम महापंडित कहते हैं या तो पंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप जानिएगा कि वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ चर्च हुआ करते थे। अब चर्च के जो सबसे बड़े फादर होते हैं ना, जो चर्च की देखभाल करते हैं, उनको पोप बोला जाता है। अब देखो ये जो जितने भी बेटा पोप थे, लड़ाई झगड़े से इनका कोई मतलब नहीं था, तो इन्होंने बोला कि भैया इधर के हार ही चुके हैं, इधर के भी हार ही चुके हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते नहीं हैं भैया, हम भगवान के भक्त, आप ऐसा करिए भैया, देश हमसे ले जाइए, हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो 1860 में ही बेटा इन्होंने क्या किया लिया था, पोप वालों जो थे इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब समझ में आई कहानी कि 3 राज्य यहाँ पे ऑक्यूपाइड कर लिए गए। ठीक है, पोप ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, और जब ऐसा हो जाता है तो उसके अगले ही साल यानी कि सन 1861 में विक्टर नोबल द्वितीय को पूरे एकीकृत इटली का राजा बना दिया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई यहाँ पे कहानी? चलो, आई होप समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, और अगर वीडियो अभी यहाँ तक आप बने हुए हो, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आगे क्या है, तो आगे आप यहाँ पे समझिएगा कि देखो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ब्रिटेन की अजीब दास्तान पढ़नी है। अब यहाँ पे अजीब क्यों है समझना, तो देखो बेटा, अजीब इसलिए है ना कि ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं रही है, ये एक बहुत ही लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, और इसमें कई जगहों पे हमने ये देखने मिला है कि ब्रिटेन ने अपने ही देशवासियों के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है। ठीक है बच्चों, तो देखना अभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वैसे तो मेरे सारे बच्चे मुझे लगता है समझदार होंगे, उन्हें पता ही होगा कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने ही राज किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा हुआ क्या था कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान, ठीक है, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। देखो, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण किसी अचानक हुई क्रांति या विद्रोह का परिणाम नहीं था, बल्कि एक लंबी चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया। अब राजनीतिक प्रक्रिया देखो बेटा, राजनीति जहां आती है ना, छल तो वहां आता ही आता है। ठीक है, छल वहां आता ही आता है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे समझना, शुरुआत होती है बेटा निर्जातीय यानी कि एथनिक पहचान से। एथनिक पहचान क्या आती समझना, 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटानी नाम की कोई भी राष्ट्र नहीं था, इनकी ब्रिटेन नाम का कोई राष्ट्र ही एग्जिस्ट नहीं करता था इस दुनिया में 18वीं शताब्दी के पहले। ठीक है, अब देखो ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों की पहचान मुख्य रूप से उनके भाषा और जाति के आधार पर होती थी, यानी कि जैसी भाषा बोलते थे और जैसी जाति में वो रहते थे वैसी आधार पे हम उन्हें मान लेते थे। कौन कौन सी भैया भाषा बोलते थे, तो अंग्रेजी, स्कॉटिश, वेल्श और आयरिश। ठीक है, याद रखिएगा ये वहां पे 4 प्रकार के भाषा और जाति वाले लोग थे। अब देखिए सबसे पहले अंग्रेजों का प्रभुत्व हम देखते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज, अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज, इस चीज को याद रखना। जैसे जैसे इंग्लैंड की धन दौलत, अहमियत सत्ता में बढ़ने लगी, उसने द्वीप समूह के अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। यानी कि जैसे जैसे इंग्लैंड की ताकत बढ़ती चली गई, उसने आसपास के जितने भी वहाँ पे कम्युनिटीज़ थी, जितनी भी जाति थी, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कब्जा करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है बेटा, संसद की भूमिका। देखो एक लंबे संघर्ष के बाद क्या होता है, एक लंबे संघर्ष के बाद सन 1688, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सन 1688 में इंग्लिश संसद के राजतंत्र से शक्ति छीन ली गई। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसका केंद्र इंग्लैंड था। ठीक है, नाम नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि इसके केंद्र में इंग्लैंड था। अभी तक बेटा ब्रिटेन का निर्माण नहीं हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो संसद की भूमिका यही थी कि वहां पे क्या था, उनके केंद्र में बेटा इंग्लैंड था, और सन 1688 में क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रभुत्व को वहां पे जमा लेते हैं और एक नया राष्ट्र राज्य बनाते हैं जिसका नाम वो इंग्लैंड ही मान लीजिए आप रख देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की कहानी क्या हुई। जैसे कि एक लंबी प्रक्रिया है तो इतने जल्दी छोटे में तो खत्म नहीं होने वाली है। तो देखो क्या है, अब बात करते हैं स्कॉटलैंड के साथ संघ।
1707। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोलूंगा बेटा कि कहते हैं ना कि अब किसी को एक अच्छा इंसान, आप उसके सामने, कभी कभी कुछ इंसान होते हैं जो हमारे सामने बहुत अच्छे बनते हैं और फिर पीठ पीछे हमें ही छोरा भूक देते हैं। बस वही वाली कहानी बेटा यहाँ पे हुई है, ठीक है। अब देखो समझना है यहाँ पे 1707 में क्या होता है। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है। क्या साइन होता है बेटा? एक्ट ऑफ यूनियन। रिपीट करो मेरे साथ, 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर में आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। देखिए, के माध्यम से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बन गए। क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। तो याद रखना है, आपको याद है, अगर मान लीजिए एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, तो आपको बताना है 1707 में एक ट्रिटी हुई थी जिसको हम एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जानते हैं, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुई थी, ठीक है बच्चों। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुई थी, जिससे क्या हुआ था? आपका ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पे समझना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो इंग्लैंड के लोगों ने, देखो बेटा, जब संसद यहाँ पे बन रहा था ना, तो उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, एक संसद बनाएंगे जहाँ पर रहने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो बिल्कुल सामान्य होगी, यानी कि आधे आपके होंगे आधे हमारे। लेकिन जब वो संसद बेटा बन गया ना, तो कहीं ना कहीं पे जो इंग्लैंड के लोग थे वो स्कॉटलैंड के लोगों पर कहीं ना कहीं दबाव बनाना चालू कर दिया। कैसे दबाव बना रहे थे वो? कि आप अपने खुद की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हो, खुद के वहाँ के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स नहीं पहन सकते हो, अपने नियमों कानूनों को हम पे नहीं थोप सकते हो, ये तमाम चीज़ें उन्होंने करी, ठीक है। देखो दबाना शुरू कर दिया, उनकी खास संस्कृति और स्वतः को दबा दिया उन्होंने। यानी कि उन्होंने बिल्कुल उनको इस तरीके से फील कराया कि आप अलग हो ही नहीं, आप हमारे साथ हो, अब आप अंग्रेजी बोलेंगे, हमारे यहाँ रहेंगे और हमारी ही बातों का पालन करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्होंने दिखाई। तो क्या होता है बेटा, स्कॉटलैंड पे देखो इंग्लैंड ने तो कब्जा कर ही लिया और बन क्या गया बेटा? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। अब देखो आयरलैंड की बात करते हैं। अब देखो बेटा, आयरलैंड में थोड़ा सा चीज़ें अजीब चल रही थी। क्या था बेटा आयरलैंड में? आयरलैंड में बेटा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दो प्रकार की जातियां हैं, नाम याद करिए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कहाँ रहते हैं? दोनों आयरलैंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आयरलैंड में रहते हैं। देखो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बेटा, इन दोनों में हमेशा वर्सेस चलता रहता था, मतलब हमेशा लड़ते रहते फालतू में। यार एक ही देश है, शांति से रह सकते हैं, फिर भी क्या होता था, इन लोगों के बीच लड़ाई होती रहती थी। अब कहते हैं ना बेटा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, और कभी कभी जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा कोई आके फायदा उठा जाता है। बस वही चीज यहाँ पे हुआ। देखो समझो क्या होता है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। धार्मिक गुट में ये बटे हुए थे, यानी कि इन्होंने अपने धर्म के हिसाब से अपने बांट रखा था। अंग्रेजों ने क्या किया, यानी कि ये जो बना है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया कि अल्पसंख्यक प्रोटेस्टेंट की मदद की। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कम संख्या वाले। अब तुम मुझे एक चीज बताओ बेटा, मान लो आप दो बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है, एक आपसे बहुत ताकतवर बड़ा बॉडी बिल्डर इंसान है, हमेशा तुम लोग की लड़ाई चलती रहती है। तुम्हारा एक नया दोस्त बनना चाहता है जो कि भी बॉडी बिल्डर है, तो क्या तुम उससे दोस्ती नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, ताकि वो तुम्हारा उससे लड़ने के लिए साथ दे पाए। यही सेम चीज बेटा यहाँ पे हुई कि प्रोटेस्टेंट के अल्पसंख्यक होने की वजह से इन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का साथ ले लिया, और उनका साथ जब इन्होंने लिया तो क्या हुए, कैथोलिक बेटा कमजोर हो गए। प्रोटेस्टेंट ने इनका साथ लेके कैथोलिक को क्या कर दिया, हरा दिया। देखो मदद ली ताकि बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर अपना प्रभुत्व जमा सके, यानी कि उन्होंने कहा कि भैया अब हम जीत जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब भैया देखो अब कैथोलिक हार गए, प्रोटेस्टेंट भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गए, तो फिर अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने देखा कि भैया कैथोलिक भी कमजोर, प्रोटेस्टेंट भी कमजोर, अब हमको क्या करना है, हमको बस राज करना है दोनों पे। तो यही चीज उन्होंने किया। देखो वोल्फटोन, याद रखिएगा, वोल्फटोन और उनके यूनाइटेड आयरिमेशन द्वारा 1798 में किया गया विद्रोह विफल रहा। 1801 में आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया। वही वाली बात हुई बेटा कि यहाँ पे दो चूहे लड़ रहे थे, बिल्ली आई दोनों को खा के भाग गई। समझ में आ रहा है? हाँ, बस वही वाली चीज़ हुई है। तो देखो यहाँ पे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बेचारा लड़ रहे थे, इन दोनों को इनका प्रोटेस्टेंट का साथ दिया। प्रोटेस्टेंट बड़े खुश, अरे वाह हमारे साथ कौन आगे खड़ा हो गया, आप तो हम कैथोलिक को बिल्कुल पीट डालेंगे। बस वही हुआ, गए भैया कैथोलिक को पीट दिए, पीटने के बाद खुदा कमजोर हो गए, उनका भी कमजोर कर दिन, अपना देश खुदा नहीं बचा पाए और बन गए उनके साथ। समझ में आया? ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का बेटा निर्माण, उन शामिल हो जाते हैं, और जब वो शामिल हो जाते हैं तो यहीं पे बेटा आपके जो ब्रिटेन है उसकी नींव रख दी जाती है, यानी कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका निर्माण हो जाता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आए? देखो अब थोड़ा सा मैप में समझ लो। स्कॉटलैंड देखो बेटा ये है, इंग्लैंड आप देख सकते हैं बेटा ये है, और बेटा आयरलैंड ये था, ठीक है। देखो
बाद में क्या होता है, इन दोनों में बेटा संधि होती है, जैसा मैंने अभी पढ़ाया था 1707 में इनकी संधि होती है और ये दोनों एक बन के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन जाते हैं। बाद में यहाँ पे देखो बेटा, ये जो है ये आपके आयरलैंड है, आयरलैंड में यहाँ पे बेटा प्रोटेस्टेंट रह रहे थे, यहाँ पे बेटा कैथोलिक रह रहे थे। ठीक है, कैथोलिक देखो बहुसंख्यक थे, इन्होंने इनका साथ दिया और इनको हराया और साथ में क्या कर लिया, फिर पूरे पे कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मिलकर बेटा क्या बन गया, आपका ब्रिटेन का निर्माण। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, ये तुम्हें पहले से पता है, मैं पिछले 2 वीडियोस से बता रहा हूँ। आई होप तुम लोग को याद होगा, ये चीज़ें याद रखो, बट उसको भी याद रखो। क्या करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आया हो तो। कुछ ना समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है बेटा कमेंट, ताकि मैं वो कमेंट पढ़ सकूँ और आपको जवाब दे सकूँ। अब जब आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे, समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, और उसके अलावा आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे इस चैनल को, ताकि हमें भी बेटा मोटिवेशन मिलता रहे। आपको मोटिवेशन देने के लिए तो हम खड़े हैं, हमें मोटिवेशन देने के लिए आपका ये सब्सक्राइब काफ़ी है। चलो फिर मिलते हैं।